सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और दबाइए बेल आइकॉन सबसे पहले हमारे वीडियो को देखने के लिए। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सेक्स डिटर्मिनेशन, जिसे हिंदी में कहा जाता है लिंग निर्धारण। ठीक है, तो लिंग निर्धारण को समझने से पहले हम लोगों को पता होना चाहिए कि क्रोमोसोम किसे कहते हैं। ठीक है, तो ये क्रोमोसोम है क्या? तो क्रोमोसोम जो है वो हमारे गुणों को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक पहुंचाने का काम करते हैं, यानी क्रोमोसोम गुण को कैरी करते हैं। ठीक है, तो मनुष्यों में टोटल जो क्रोमोसोम होते हैं वो 46 क्रोमोसोम होते हैं और ये हमेशा जोड़े में पाए जाते हैं। इसीलिए अगर जोड़े में पूछा जाए तो वो 23 जोड़े होंगे, लेकिन 22 जोड़े जो है वो बॉयज में और गर्ल्स में एक ही तरह के क्रोमोसोम होते हैं, लेकिन एक जोड़ा जो होता है वो दोनों में अलग होता है। इस कारण से इसको बोला जाता है लिंग क्रोमोसोम या फिर सेक्स क्रोमोसोम। और जो बाकी 22 जोड़े क्रोमोसोम बच गए उनको बोला जाता है ऑटोसोम। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोग समझ लेते हैं 22 जोड़े जो क्रोमोसोम है उनको क्या कहा जाता है? ऑटोसोम। और जो एक जोड़े क्रोमोसोम है उनको कहा जाता है सेक्स क्रोमोसोम। ठीक है, तो क्रोमोसोम जो है वो लड़कियों में जो लिंग क्रोमोसोम पाए जाते हैं वो होते हैं XX, और लड़कों में जो लिंग क्रोमोसोम पाए जाते हैं वो होते हैं XY। तो इसका बहुत ही अहम भूमिका है, क्योंकि ये आगे चल के डिसाइड करता है कि जो आने वाली संतति है वो क्या होगी, फीमेल होगी या फिर मेल होगा। ठीक है, तो चलते हैं आगे हम लोग कि कैसे मनुष्यों में क्रोमोसोम का जो है वितरण होता है उसको समझते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पुरुषों में और महिला में टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने होंगे? 46 ना। ठीक है, तो 46 में से उसका द्विविभाजन होता है, यानी दोनों अलग अलग आधा आधा अपने क्रोमोसोम को संतति को देते हैं। यानी पुरुष के द्वारा 23 क्रोमोसोम आएंगे, ओनली 23 क्रोमोसोम आएंगे, और फीमेल यानी जो माता है उससे आएगा 23 क्रोमोसोम। तो अब यहाँ पर डिसाइडिंग फैक्टर जो है वो है कि अगर जो सेक्स क्रोमोसोम है पुरुषों में अगर वो X आया और जो फीमेल है उसमें तो सेक्स क्रोमोसोम जो है वो XX है, तो वो तो X ही देगी। लेकिन अगर फीमेल का X गया और मेल का अगर X गया तो वो क्या हो जाएगा? फीमेल हो जाएगा। और अगर फीमेल का X गया और मेल का Y गया तो वो क्या बन जाएगा? एक मेल बेबी बन जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ डिसाइडिंग फैक्टर जो है वो कौन करता है? ये पुरुष जो होते हैं वो डिसाइडिंग फैक्टर है, क्योंकि उन लोगों के पास ऑप्शन है कि X दिया जाए या फिर Y। लेकिन यहाँ स्त्रियों में कोई ऑप्शन नहीं है कि वो X है या Y, क्योंकि उन लोगों के पास सिर्फ X ही गुणसूत्र है। ठीक है, तो इसको फिगर के द्वारा हम लोग बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जैव विकास, जिसको हम लोग ऑर्गेनिक इवोल्यूशन कहते हैं। ठीक है, तो जानते हैं कि जैव विकास है क्या। जैसे कि हम लोग देखते हैं कि अगर हम लोग 9 क्लास का याद करें, कुछ जीवों विविधता वाला जो चैप्टर था उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि सबसे ऊंचा, अगर वर्गीकरण में सबसे ऊंचा शीर्ष में जो दर्जा दिया गया है तो वो कौन है? मेमेलियन ना। मेमेलियन है, जगत है। तो जिसमें देखते हैं कि मेमेलियन में जो बनावट है वो काफी जटिल है। सारा उसमें जो फंक्शन है वो बहुत ही जटिल है और बहुत ही जटिलता से वो लोग कार्य करते हैं। तो ये क्या हमेशा ऐसे ही थे? बिल्कुल नहीं, हम लोग शुरू से ऐसे नहीं थे। यानी हम लोगों का विकास भी एक कोशिकीय जीव से शुरू होके एक बहुकोशिकीय के रूप में हुआ है। पर्यावरण में आए परिवर्तन, यानी अत्यधिक गर्मी या अत्यधिक ठंड के वजह से क्या हुए कि जो जीव थे वो अपने आप को उस परिस्थिति में ढलने के लिए, यानी अपने आप को बचाने के लिए उनके अंदर परिवर्तन होता है, और वे क्या होते हैं? धीरे धीरे उस परिवर्तन में रहना सीख जाते हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार से उनका जो स्ट्रक्चर है वो धीरे धीरे बदलते रहता है और वो एक जटिल रूप ले लेते हैं। यानी जो वर्तमान में जटिल प्राणी है उनका विकास एक सरल प्राणी
से ही हुआ है, परंतु जो परिस्थिति या वातावरण के बदलाव के कारण ऐसा होता है, इसको हम लोग बोलते हैं जैव विकास यानी ऑर्गेनिक एवोल्यूशन। तो एक एग्जांपल लेते हैं रेड बिटल का, जो कि एक जंगल में पाए जाते थे और धीरे धीरे क्या हुआ कि वो लोग में जीन में कोई बदलाव आने के कारण, चेंज आने के कारण जो रेड बिटल थे वो ग्रीन संतति मतलब नेक्स्ट जनरेशन में ग्रीन बीटल ने जन्म लिया और धीरे धीरे वो जनन करने के कारण उनका जनसंख्या बढ़ने लगा। तो अब हम लोग देखते हैं कि जो ग्रीन है वो पत्ते में बहुत आसानी से छिप जाएंगे ना, क्योंकि उनका कलर जो है पत्तियों से मिलता जुलता है। लेकिन अगर रेड बीटल को हम लोग देखें तो वो उसका जो कलर है वो काफी डार्क है, जिसके वजह से जो पक्षी है उनको आसानी से खा जाते हैं। तो धीरे धीरे रेड बीटल का जो जनसंख्या है वो घटते गया, लेकिन जो ग्रीन बीटल है उनकी जनसंख्या बढ़ती गई, यानी वो परिस्थिति के अनुसार क्या हुआ, ढल गया और एक नया प्रजाति का निर्माण कर दिया। फिर दूसरा हम लोग एग्जाम्पल वैसे ही देखते हैं, भूकंप या फिर तूफान के कारण अगर परिस्थिति में चेंज आता है तो क्या होता है। तो उसी एग्जाम्पल को लेते हैं, जैसे कि रेड बीटल का एक समूह था जिसमें से आग अगर लग गई जंगल में, तो आग लगने की वजह से कुछ बीटल जो है वो बच गए और उनमें परिस्थिति के कारण उनके जीन में कोई बदलाव आया और नेक्स्ट जनरेशन में देखा गया कि जो बीटल है उनमें से कोई एक ब्लू बीटल जो है ने जन्म लिया और ब्लू बीटल जो है धीरे धीरे उनमें जनन हुआ और ब्लू बीटल का जो जनसंख्या है वो बढ़ने लगा और रेड बीटल का जो जनसंख्या है वो घटने लगा। तो इस तरह से एक नए क्या जीव का यानी स्पीसीज का निर्माण होने लगा। इसको हम लोग बोलते हैं प्राकृतिक चयन, क्योंकि ये क्या हो रहा है कि प्रकृति के द्वारा यानी नेचर के द्वारा सेलेक्ट किया जा रहा है कि नेचर में जो बदलाव आया है उसमें जो जीव आगे रह पा रहे हैं यानी उसको सहन करके जीवित रह सकते हैं, उसको हम लोग नेचुरल सिलेक्शन के नाम से जानते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा जीन कोश, जिसे इंग्लिश में जीन पूल कहते हैं और यह प्रीवियस ईयर में 10 जैक बोर्ड में आ चुका है। तो चलते हैं इसको समझ लेते हैं। तो किसी भी जीव के जितने भी प्रजातियां पाई जाती है इस वर्ल्ड में उनके जीनों के समूह को जीन पूल कहते हैं। यानी हम लोग बोल सकते हैं कि एक जीव के जितने भी प्रकार हैं उसमें जो विभिन्नताएं हैं वो विभिन्नताओं को मिला के जीन कोश बोला जा सकता है। आगे आते हैं हम लोग, जो जैव विकास है उसको समझाने के लिए बहुत वैज्ञानिकों ने अपने अपने राय रखी है, जिनमें से 2 वैज्ञानिकों का जो राय है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, उनके बारे में क्वेश्चंस आते हैं। तो पहला है लेमार्कवाद, यानी लेमार्क जो वैज्ञानिक थे उन्होंने उपार्जित लक्षण पे अपना विचार रखा है। तो इन्होंने सबसे पहले 1809 को जैव विकास के बारे में बताया। उनका जो बुक था वो था फिलोसॉफी जूलॉजिक, ठीक है। तो इन्होंने अपने बुक में बताया है कि अगर कोई जीव अपने किसी अंग का उपयोग अधिक या कम करता है तो उसका असर उसके जीव का जो अंग है उसमें पड़ता है। यानी अगर हम किसी अंग का अधिक उपयोग करते हैं तो वह अंग आगे चल के विकसित होगा, लेकिन अगर किसी अंग का हम लोग यूज नहीं करते हैं तो वो धीरे धीरे क्या होगा, विलुप्त हो जाएगा। तो ऐसा मानना था किनका, लेमार्क का, ठीक है। तो इनका जो बात था उनका खंडन करते हुए वाइसमान वैज्ञानिक जो थे उन्होंने क्या किया कि एक चूहे का पूंछ को काट दिया और 21 पीढ़ी तक यानी 21 पीढ़ी तक उन्होंने क्या किया कि हर एक चूहे का पूंछ को काटते गए। लेकिन उन्होंने पाया कि जब नेक्स्ट जनरेशन आता है तो उसमें जो चूहे जन्म लेते हैं उनका जो पूंछ होता है वो नॉर्मल होता है। यानी इससे यह साबित होता है कि जो अगर कोई गुण ऐसा विकसित हो जाता है किसी जीव में जो अधिक यूज करने के कारण उसमें निर्माण होता है तो वो पीढ़ी दर पीढ़ी नहीं चलता है, यानी वो वंशानुगत नहीं होते। तो जैव विकास में दूसरा जो विचार था वो था चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन का, और अपने ही नाम पे इन्होंने अपना विचार को रखा जिसको डार्विनवाद के नाम से जानते हैं। और इनका जो विचार है वो मुख्य रूप से अनुवांशिकता
अनुवांशिक गुण पे आधारित है। ठीक है, तो इन्होंने जो कहा उनके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। तो इसमें एक क्वेश्चन आता है जो कि इम्पोर्टेंट है, शायद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ जाए, कि डार्विन ने अपना एक बुक लिखा था जिसका नाम था द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट है, इसको नोट कर लेना। आगे आते हैं। डार्विन ने अपना जो विचार रखा है वो प्राकृतिक चयन पे रखा है, यानी जो जीव अपने वातावरण के अनुसार सहन कर लिए और वो अपनी योग्यता को प्रदर्शित कर पाए और दूसरे पीढ़ी में वो गुण क्या हुआ, बढ़ते गया और एक नया जीव का उत्पत्ति होती गई। लेकिन वैसे कुछ जीव हैं जो कि उस परिस्थिति को झेल ना सके और क्या हुए, वो धीरे धीरे उनका जो जनसंख्या है वो घटते गया और वो विकसित नहीं हो पाए। यानी जो जीव में जो योग्यता थी कि वो उस परिस्थिति को सहन कर सकते हैं, उन्हें प्रकृति में आए बदलाव को आसानी से झेल लिया, इसीलिए उनको प्रकृतिवाद या फिर प्राकृतिक चयन के आधार पर वो विकास हुआ। इसी को हम लोग डार्विनवाद के नाम से जानते हैं।